नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। चुनाव खत्म हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का रण अब समाप्त हो गया है। काउंटिंग की तैयारियां जारी हैं और एग्जिट पोल अपने आप में दावों और कयासों को तूल दे रहा है। आंकड़ों में सिमटकर सियासत एग्जिट पोल में झलक रही है। बयानबाजी जोरों शोरों पर है। तो चलिए इन्हीं दावों और कयासों के बीच छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण को आज आपको बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहले आपको रायपुर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण बताते हैं कि कैसा रहा है इस लोकसभा चुनाव में रायपुर सीट का चुनावी मिजाज। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। सुनील कुमार सोनी बीजेपी के टिकट पर 2019 में यहां से सांसद बने। वहीं 2024 में बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति में अजय और संकट मोचक माने जाते हैं। ऐसे में चलिए जरा एक नजर दोनों ही धुरंधरों की प्रोफाइल पर डाल लेते हैं। बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी, वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री, 1919 में पहली बार विधायक बने, 2023 में 9वीं बार विधायक बने। विकास उपाध्याय कांग्रेस से 2018 में पहली बार विधायक बने, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रहे, 2023 में विधानसभा का चुनाव हारे। 2024 के इस मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय आमने सामने हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के बीच स्थानीय मुद्दे चुनाव में जनता की आवाज बने हुए हैं। गांव शहरों की अपनी मांगे हैं। ऐसे में रायपुर लोकसभा सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प है। प्रदेश के राजनीतिक सफर पर गौर करें तो बीते 20 सालों में यहां भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस को यहां अपनी जमीन तलाशने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं भाजपा के पास सीट बरकरार रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर पूरा सियासत का गणित आपको हम समझाएंगे आज। तो रायपुर की बात आपने समझ ली, अब चलिए सीधे राजनांदगांव, क्योंकि राजनांदगांव सीट का सियासी समीकरण इस बार जो है बहुत हाई प्रोफाइल सीटों की गिनती में शुमार रहा है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर राजनांदगांव में जो सियासत की सिसकियां हैं वो बहुत तेज हैं। तो राजनांदगांव में क्या कुछ सियासी समीकरण बन रहा है वो इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। अब चलते हैं कोरबा लोकसभा सीट, क्योंकि यहां पर जो लड़ाई है वो शीर्ष नेतृत्व के बीच में भी है। बीजेपी ये सीट हारी हुई है। ये सीट कांग्रेस के पक्ष में है। ज्योत्सना मंद यहां से कांग्रेस की सांसद हैं, इस बार भी उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी की तरफ से सरोज पांडे इस बार कोरबा से दम भर रही हैं। क्या कुछ है कोरबा के लोकसभा सीट का मिजाज, इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। कोरबा लोकसभा सीट 2009 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। इस सीट पर अब तक हुए 3 चुनाव में 2 बार कांग्रेस की जीत हुई है। 2009 में कांग्रेस के डॉक्टर चरणदास महंत, 2014 में भाजपा के डॉक्टर बंसीलाल महतो और 2019 के चुनाव में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत, जो कि अभी भी सांसद हैं, उन्होंने चुनाव जीता था। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें भरतपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, कोरबा, कटघोरा, मरवाही में भाजपा के विधायक हैं, जबकि रामपुर में कांग्रेस और पालीतानाखार में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक हैं। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहाँ कांग्रेस के प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ी थी और सांसद भी बनी थी।
वर्तमान में वह दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में है। सरोज भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव के मैदान में है। इससे पहले सरोज दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद रही हैं। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं ज्योत्सना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मान स्वरूप भाभी पुकारते हैं। इसलिए इस सीट पर भाभी और दीदी आमने सामने हैं। बताते चलें कि इसी सीट पर प्रचार के दौरान डॉक्टर चरणदास महंत के नरेंद्र मोदी पर सर फोड़ने वाले विवादित बयान के बाद जिसकी खूब चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कोरबा के बाद अब हम आपको कांकेर लिए चल रहे हैं और कांकेर का सियासी मिजाज भी आपको समझा देते हैं। कांकेर में भी लड़ाई इस बार सीधी बताई जा रही है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी के भोजराज नाग और बीरेश ठाकुर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में कांकेर सीट पर क्या कुछ कहना है सियासी मिजाज का, वो देख लीजिए आप। कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो सीधी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर के बीच है। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वहीं क्षेत्र में बैगा आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर भी पूर्व में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। एसटी आरक्षित कांकेर सीट के चुनावी इतिहास देखें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विक्रम उसेंडी ने 4,65,215 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मोहन मंडावी ने 5,46,233 वोटों से जीत हासिल की थी। कांकेर लोकसभा क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा नक्सल प्रभावित है। यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि कांकेर लोकसभा सीट के संवेदनशील क्षेत्रों में विकास काफी मुश्किल से पहुंच पाता है। हालांकि समय के साथ साथ कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। आज भी कई जगहों में शिक्षा की कमी है, कई जगहों पर पेयजल की समस्या है। पक्की सड़क यहाँ के ग्रामीणों के लिए सपने जैसा है। यहाँ के लोग पेयजल, बिजली और शिक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए मतदान करते हैं। कांकेर के बाद चलिए मेरे साथ बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर सीट जो है 1996 से 2009 तक बीजेपी के पास रही है, इसलिए इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अरुण साव यहां से बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए और इस बार तोखन साहू यहां से मैदान में है। कांग्रेस ने देवेंद्र यादव पर दाव लगाया है, लेकिन ये दाव कितना सटीक बैठेगा, क्या कुछ समीकरण है, सब कुछ इस रिपोर्ट में ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट काफी हॉट मानी जाती है। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई। बिलासपुर सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से अगले कुछ सालों तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा। फिर बाद में जाकर इस सीट ने बीजेपी के गढ़ के रूप में अपनी पहचान बना ली। 1996 से 2019 तक इस सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। पिछले लोकसभा चुनाव में अरुण साव यहाँ से भाजपा के टिकट पर सांसद चुनकर आए थे। फिलहाल वह प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है। बीजेपी ने इस बार तोखन साहू को यहां से मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने देवेंद्र यादव पर दांव लगाया है। देवेंद्र यादव कांग्रेस 2018 में पहली बार विधायक बने, एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव रहे, देश में सबसे कम उम्र के महापौर रहे। तोखन साहू बीजेपी 2013 में विधायक रहे, संसदीय सचिव भी रहे, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीट आती है, जिनमें से 6 बीजेपी के पास है, तो वहीं 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक खुद राहुल गांधी देवेंद्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लिए चलते हैं आपको सीधे सरगुजा लोकसभा सीट। ये सीट छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये सीट सीएम विष्णुदेव साय के गृह जिले में आती है और आदिवासी बहुल ये सीट अपने सियासी समीकरणों से चुनाव को बेहद दिलचस्प भी बना देती है। क्या कुछ है इस सीट का सियासी माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। सरगुजा लोकसभा छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर झारखंड व उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। खनिज संपदाओं से भरे लेकिन उद्योग विहीन एवं रेल सुविधाओं से विहीन क्षेत्र के रूप में विख्यात सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में अब भी सरगुजा राज परिवार की धमक बरकरार है। आज़ादी के बाद 2 चुनावों में यहाँ राज परिवार के CS सिंहदेव ने सामान्य सीट पर जीत दर्ज की। इस बार इस सीट से बीजेपी ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने शशि सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से टिकट कटने पर वे बीजेपी में शामिल हुए थे। 2013 में लुंड्रा और 2018 में सामरी से विधायक बने थे
और 2008 तक राज्य संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी शशि सिंह भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव रही हैं। सूरजपुर जिला पंचायत सदस्य रहने के साथ ही जोगी सरकार में राज्य मंत्री रहे तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। जहां आदिवासी बाहुल्यता के साथ ही बीजेपी की मित्र संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में आदिवासी आश्रमों के माध्यम से हिंदुत्व जन जागरण का काम किया जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सीट बीजेपी से प्रभावित है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉट सीट बस्तर, क्योंकि बस्तर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर दीपक बैज ने यहां पर बाजी मारी थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और 6 बार विधायक रह चुके कवासी लखमा इस बार कांग्रेस की टिकट से बस्तर में मैदान में हैं। बीजेपी की भी नजर इस सीट पर है, इसीलिए बस्तर की सीट पर तमाम बड़े हाई प्रोफाइल नेता पहुंचे थे। राहुल गांधी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, सभी लोग बस्तर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी बस्तर में थे। बस्तर की सीट का सियासी मिजाज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ का बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अपने अनूठे आदिवासी मूल निवासियों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक बस्तर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से बीजेपी 1998 से 2014 तक लगातार पिछले 6 चुनाव जीतते आ रही है। भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सक्रिय सदस्य व इन संगठनों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। महेश कश्यप ने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की है। जगदलपुर ब्लॉक के ग्राम कल्चा के निवासी 48 वर्षीय महेश 1996 में बजरंग दल के जिला संयोजक बने थे। वहीं कांग्रेस ने 6 बार के विधायक कवासी लखमा को टिकट दिया है। सुकमा जिले के ग्राम नागारास के निवासी हैं। 1953 में जन्मे लखमा साक्षर हैं। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। अविभाजित मध्य प्रदेश में पंच के रूप में राजनीति में कदम रखने वाले 71 वर्षीय कवासी लखमा किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। छत्तीसगढ़ जिला बस्तर जगदलपुर का मुख्यालय है। बस्तर उत्तर पश्चिम में नारायणपुर जिले से, उत्तर में कोंडागांव जिले से, पूर्व में ओडिशा राज्य के नवरंगपुर और कोरापुट जिलों से, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा और सुकमा से घिरा हुआ है। क्षेत्र में आदिवासी और उड़िया संस्कृति का अनूठा मिश्रण है। बस्तर में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट। 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने बाजी मारी, वहीं 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप ने यहां से जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं रायगढ़ लोकसभा सीट की। ये वही सीट है जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार 4 बार सांसद चुनकर जाते रहे हैं संसद भवन। बीजेपी एक बार फिर इस सीट को जीतने के इरादे से मैदान में है। यहां पर इस बार बीजेपी ने राधेश्याम राठिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर मेनका देवी पर अपना दांव खेला है। लेकिन ये सीट अब किसके झोली में जाएगी, समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, इस सीट का इतिहास क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। रायगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक शहर है। यह रायगढ़ जिले का जिला मुख्यालय है। यह अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जानी जाती है। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। रायगढ़ शहर अपने कोयले के भंडारों और बिजली उत्पादन के लिए मशहूर है। यह देश का बड़ा लोहा स्टील का उत्पादक भी है। रायगढ़ लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे। इस सीट पर कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से साल 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की। विष्णुदेव साय लगातार यहां से 4 बार बीजेपी के टिकट से लड़ते रहे और जीतते आ रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर मेनका देवी को प्रत्याशी बनाया है। मेनका सिंह तत्कालीन सारंगढ़ रियासत के राजा नरेश चंद्र के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कांग्रेस नेत्री मेनका सिंह लंबे समय से कांग्रेस परिवार से जुड़कर विभिन्न पद में पार्टी का कार्य कर चुकी हैं। वहीं वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा उठी थी। 2019 में इस सीट से बीजेपी के गोमती साय को 6,58,335 वोट से विजयी मिली थी। वहीं 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय ने जीत दर्ज की थी, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अब चलिए मेरे साथ महासमुंद, और बात महासमुंद लोकसभा सीट की करते हैं। आजादी के बाद से ही महासमुंद में हुए चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हमेशा नजर आता रहा है, लेकिन पिछले 3 चुनावों की बात करें तो लगातार यहां से बीजेपी जीतते रही है। जीत की हैट्रिक लगा चुकी है बीजेपी महासमुंद से। चौथी बार ये सीट बीजेपी जीत पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस यहां पर बाजी मार जाएगी, समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए।
बीजेपी ने महासमुंद क्षेत्र के लिए महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताते हुए रूप कुमारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी के कुल 8 विधानसभा आते हैं। इनमें महासमुंद, खल्लारी, बसना, सरायपाली, राजिम, बिंद्रा, नवागढ़, धमतरी और कुरुद शामिल हैं। आजादी के बाद से अब तक हुए चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का अधिक दबदबा दिखता है, लेकिन पिछले 3 चुनाव लगातार बीजेपी जीत कर आ रही है, जिससे बीजेपी अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। इसके अलावा क्षेत्र में मोदी लहर न ही प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता के समय कम हुई और न ही अब क्षेत्र में मोदी की गारंटी पर लोग भरपूर भरोसा करते नजर आ रहे हैं। रूप कुमारी चौधरी के राजनीतिक कार्यक्षेत्र की बात करें तो पूर्व में बसना विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव रह चुकी हैं। बसना विधायक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीजेपी ने इन्हें महासमुंद जिले का जिलाध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहीं। हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि रूप कुमारी बसना विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी होंगी, लेकिन शायद पार्टी ने उन्हें पहले से ही लोकसभा चुनाव में उतारने का मन बना लिया था। कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू की बात करें तो इन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है। ताम्रध्वज साहू 4 बार विधानसभा तो 1 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं दुर्ग लोकसभा सीट की। वैसे तो ये सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में है, लेकिन 2014 के प्रचंड मोदी लहर में ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। 2024 में इस सीट पर सियासी समीकरण कैसा है ये सब बताएंगे, क्योंकि इस बार दुर्ग से वर्तमान सांसद विजय बघेल एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या कह रहा है दुर्ग लोकसभा सीट, इस रिपोर्ट में देखिए। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा केंद्र है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय वर्ष 1982-83 में दुर्ग जिला निवासी मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दुर्ग संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में दुर्ग जिले के सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है। दुर्ग जिले में 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका परिषद, 3 नगर पंचायत, 3 ब्लॉक मुख्यालय, 3 विश्वविद्यालय और सीमेंट के 3 कारखाने हैं। जैन समाज के 3 बड़े तीर्थ भी दुर्ग, नकपुरा और कैवल्यधाम दुर्ग जिले में स्थापित है। दुर्ग जिला का गठन 1 जनवरी 1906 को रायपुर और बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। इस बार दुर्ग से वर्तमान सांसद विजय बघेल एक बार फिर से प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दुर्ग की सीट पर बीजेपी के विजय बघेल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने प्रतिमा चंद्राकर को हराया था। साल 2014 में इस सीट पर कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग लोकसभा सीट में दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ सीटें आती हैं। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की। वर्तमान में शक्ति जिला बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष कमलेश जांगड़े को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। महिला नेत्री हैं बीजेपी की। वहीं पे कांग्रेस की तरफ से इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में और बहुत कद्दावर नेता शिव डहरिया चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, किसके तरफ जो है पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए। जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न का एक प्रमुख उत्पादक है। जांजगीर चांपा का मुख्यालय जांजगीर कलचुरी वंश के महाराजा जाजल्य देव की नगरी है। आदिवासी बाहुल्य जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा की 8 सीटें आती है, जिनमें अकलतरा, चंद्रपुर, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, जैजैपुर, कसडोल, शक्ति, पामगढ़ आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा लोकसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। जिला जांजगीर चांपा की स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी। यह जिला छत्तीसगढ़ के केंद्र में स्थित है, इसलिए इसे प्रदेश का दिल माना जाता है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से कमला पाटले ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस के शिव कुमार डहरिया को हराया था। 2019 में बीजेपी के गुहाराम अजगल्ले ने 5,72,790 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस के रवि परसराम भारद्वाज ने 4,89,535 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 2014 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के कमला पाटले ने 5,18,909 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार 2024 में बीजेपी ने महिला नेता कमलेश जांगड़े को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर चांपा सीट पर नया और महिला प्रत्याशी बीजेपी के शक्ति विधानसभा के बसनिया खुर्द की 2 बार सरपंच और वर्तमान में शक्ति जिला बीजेपी मोर्चा की अध्यक्ष कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। कमलेश जांगड़े स्कूल समय से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं।
तो वहीं कांग्रेस ने कद्दावर नेता और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार डहरिया को उम्मीदवार बनाया है। इस लोकसभा सीट में आने वाले विधानसभा की लगभग सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे अपना सुरक्षित सीट मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के समीकरण को समझा दिया है। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और बात मध्य प्रदेश से। 2 जून को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जयंती पर उनकी बहू मंत्री कृष्णा गौर ने भजन संध्या का आयोजन किया। इस दौरान कृष्णा गौर ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहना है उनका, वो सुन लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर का इस प्रदेश में जो विकास का पैमाना रहा है वो अद्भुत रहा है और आज तक उनको याद किया जाता है। आज उनकी जन्म जयंती है। कृष्णा जी हमारे साथ में, कृष्णा गौर जी, उनसे भी बात करेंगे। कृष्णा जी, जन्म जयंती है बाबूजी की और बड़ा भव्य कार्यक्रम आपने रखा है, भजन संध्या है, उनको पुष्पांजलि दी जा रही है, हुजूम लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबूजी जब तक रहे तब तक उनकी जन्म जयंती को हम ऐसे ही मनाते रहे हैं। जिस दिन भी उनका जन्मदिन आता था भव्य आयोजन हम करते थे। तो आज भले ही भौतिक स्वरूप में वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप में आज उनकी उपस्थिति हम आज भी महसूस करते हैं और इसीलिए उसी भव्यता के साथ उनकी जन्म जयंती हम आज भी मना रहे हैं। कृष्णा जी, एग्जिट पोल आ गए हैं, आपने भी देखे, क्या कहेंगी उस पर? जो है 400 प्लस का नारा दिया गया था और 370 खुद के लिए, इंडिविजुअल के लिए भाजपा ने बात की थी। आप इन एग्जिट पोल से कितना इत्तेफाक रखती हैं? पूरी तरह से सटीक एग्जिट पोल आए हैं और मुझे लगता है कि बहुत माइन्यूटली हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में लोगों से बात करके, सर्वे करके उस आधार पर एग्जिट पोल आते हैं, इसलिए उसको नकारने का सवाल ही नहीं। और अगर कुछ एग्जिट पोल अलग बताते हैं और कुछ अलग बताते हैं तो समझ में आता है कि कुछ कंट्रोवर्सी है। लेकिन जब सारे एग्जिट पोल एक साथ भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बता रहे हैं, प्रचंड बहुमत बता रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस बार इस देश की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर अटूट भरोसा किया है और उसका परिणाम 4 जून को हम सबको दिखाई देगा। आपने सुना कृष्णा जी को। कृष्णा जी कॉन्फिडेंट हैं, कह रही हैं कि 400 प्लस का नारा दिया था, 400 प्लस पाएंगे और मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ताकि विपक्ष चाहे जितना हंगामा करे, विकास को चाहे जितना रोकने की कोशिश करे, लेकिन मोदी जी सशक्त होकर देश को विकसित बनाने की तरफ आगे ले जाएंगे। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो इस बुलेटिन को यहीं पर रोक रहे हैं।